एस्थमेटिक ड्रग्स, ठीक है, एस्थमा के खिलाफ ड्रग, कि एस्थमा को हम ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, एस्थमा को हम ठीक कैसे करेंगे उसको आपने देख लेना है। ये काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मतलब ये जो डायग्राम आपकी बुक ने बनाई हुई है काफी काफी कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको आपने ध्यान से समझ लेना है वरना आपको प्रॉब्लम ही होगी। अच्छा, एस्थमा के ड्रग्स, एस्थमा के खिलाफ आप कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हो, तो उसके लिए निमोनिक बड़ा प्यारा सा है एस्थमा, ठीक है, एस्थमा खुद ही निमोनिक है, एस द मा, ठीक है, एस द मा, एस्थमा। ये इस तरह आपने इसको लिखना है, और इसको इसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है एड्रीनर्जिक, ठीक है, एड्रीनर्जिक, और एड्रीनर्जिक कौन सी, एड्रीनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट, ये बीटा 2 एगोनिस्ट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट। बल्कि हम ऐसा करते हैं, पहले डायग्राम पढ़ते हैं फिर मैं आपको ड्रग्स बताता हूँ, ठीक है। तो मैं नया पेज निकाल लूं डायग्राम के लिए, ओके। अच्छा, ये देखें, अब आपने डायग्राम को समझना है वरना ये आपको डायग्राम बहुत तंग करेगी, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल आसान डायग्राम है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो शर्त यह है कि आपको समझ भी आए। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि क्या याद रखना है कि आपका एक होता है मस्ट सेल, ठीक है, ये क्या होते हैं, बड़े मस्त होते हैं, ये क्या होते हैं, मस्ट सेल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें ना हिस्टामीन होता है, इनमें हिस्टामीन के पैकेट्स होते हैं। ये जो मस्ट सेल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, हिस्टामीन के पैकेट्स होते हैं, और इनके ऊपर ना एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एफसी रिसेप्टर। ये हम ना इम्यूनोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। एक मस्ट सेल्स होते हैं, इनके ऊपर एफसी के रिसेप्टर होते हैं, और आपकी एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम कहते हैं आईजीई एंटीबॉडी। आईजी एंटीबॉडी क्या करती है, इन एफसी रिसेप्टर्स के ऊपर आके अटैच होती है, इन एफसी रिसेप्टर्स के ऊपर आके अटैच होती है। तो ये मैंने एक मस्ट सेल बनाया है, इनके इसके ऊपर मैंने दो एंटीबॉडीज बना दी हैं आईजीई, ठीक है, आईजीई। और आपको पता है एलर्जी में आपकी एंटीबॉडी कौन सी ज्यादा हो जाती है, आईजीई ज्यादा हो जाती है। अब आपने याद रखना है कि एस्थमा स्टार्ट कब होता है। अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, एक अलर्जन आता है। फर्ज करें कोई अलर्जन आता है, कोई बाहर से स्टिमुलस आता है, और वो क्या करता है, वो सीधा आके आपकी आईजीई के ऊपर अटैच हो जाता है। जब वो आईजी के ऊपर अटैच होता है तो वो दो आईजीई को ऊपर जब अटैच होगा तो वो क्या करेगा, वो मस्ट सेल की क्या करा देगा, डी ग्रेनुलेशन, डी ग्रेनुलेशन। देखो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझ लेना, फिर आपने तंग होना बाद में। देखो, जब दमा होता है, जब एस्थमा का अटैक होता है तो एक अलर्जन आता है बाहर से, वो क्या करता है, आपकी लंग्स में जाता है, लंग्स में मस्ट सेल्स जो होते हैं, मस्ट सेल्स के ऊपर आईजीई लगी होती है, और वो क्या करता है, वो दो आईजीई के ऊपर अटैच हो जाता है। जब वो दो आईजी के ऊपर अटैच होता है तो आपका जो मस्ट सेल होता है उसके अंदर जो हिस्टामिन के पैकेट्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जब वो बाहर निकल आते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का मतलब है कि वो वाले बंदे जो कि क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे। अब क्या होता है, जब हिस्टामिन बाहर आती है तो फिर वो क्या करती है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले आपने ये समझना है, सबसे पहले आपका आएगा अलर्जन। तो हम क्या करेंगे, पहला जो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं मरीज को, वो हम ये कहते हैं कि यार तुमने ना अलर्जन से बचना है, तुमने एक्सपोजर से बचना है। तो हम क्या करेंगे, अलर्जन के एक्सपोजर को हम उसे समझाएंगे कि भाईजान आपने अलर्जन से अवॉइड करना है, उससे बचना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ये जो एफसी रिसेप्टर है, ये जो एफसी रिसेप्टर है, अगर मैं इसको इनहिबिट कर दूं, अगर जब मैं इसको इनहिबिट करूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर मेरी आईजीई अटैच नहीं होगी। जब आईजी अटैच नहीं होगी तो मस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होगी, एस्थमा नहीं होगा। जब मस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होगी तो मैं अपने एस्थमा को ठीक कर पाऊंगा। लेकिन मैं इसको किस तरह इनहिबिट कर सकता हूं, एक ड्रग होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ओमालीजुमाब, ठीक है, ओमालीजुमाब। ओमालीजुमाब क्या करती है, इन एफसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है जिससे डीग्रेनुलेशन नहीं होती। अब होता क्या है, ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, डीग्रेनुलेशन हुई, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हुए। अब दो तरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एक को हम कहते हैं क्रोनिक, ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं क्रोनिक, और एक को हम क्या कहते हैं एक्यूट, ठीक है। मतलब कि जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे आपकी दो तरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एक को हम कहते हैं क्रोनिक और एक को हम कहते हैं एक्यूट। ये बल्कि उलट लिखा गया, इसको क्रोनिक को इधर कर लेते हैं और एक्यूट आपका इधर है, ठीक है। इस तरह मतलब कि दो तरह की इन्फ्लेमेशन होगी। अब अगर तो क्रोनिक मेडिएटर रिलीज होते हैं तो इसको हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको लाजमी आना चाहिए, और मैं आपको 1000 दफा ये समझा चुका हूं, लेकिन दोबारा समझा देता हूं क्योंकि स्टूडेंट न्यू ऐड हुए हैं। देखो, अगर अगर तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, ये जो मीडिएटर्स हैं, ये जो मीडिएटर्स हैं ये क्या करेंगे, फर्ज करें कि जो आपके सेल हैं लंग के, उनकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर होती है ना, तो ये मैं लिपिड बाइलेयर ही बना रहा हूँ, ये आपकी लिपिड बाइलेयर है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, जो किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। और ये मैंने क्या बना दी, लिपिड बाइलेयर बना दी। अब ये किससे मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से। और अल्लाह ताला ने आपके जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें एक एंजाइम रखा है जिसको हम कहते हैं फोस्फोलाइपेज, ठीक है, फोस्फो
लाइपेज A2। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपकी लिपिड मेम्ब्रेन में एक एंजाइम रखा है जिसको हम कहते हैं फोस्फोलाइपेज A2। ये ध्यान से साइकिल समझ लेना, ये आपके बहुत काम आएगी और मैं इसको 1000 दफा करवा चुका हूं पहले भी। फोस्फोलाइपेज A2, फोस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, ये एक एंजाइम है जो कि ये जो आपके सेल मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड होता है ना, ये इसके हत्थे चढ़ जाता है, फोस्फोलिपिड के हत्थे चढ़ता है, और ये जो फोस्फोलाइपेज A2 है, फोस्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देता है किस में, एराकिडोनिक एसिड में, एराकिडोनिक एसिड में, AA में, एराकिडोनिक एसिड में। और जो एराकिडोनिक एसिड है, इसके ऊपर दो तरह के एंजाइम काम कर सकते हैं, ये दो साइकिल्स में जा सकता है। एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेज, कॉक्स, और एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लॉक्स, लिपो ऑक्सीजनेज। ये जो एराकिडोनिक एसिड है, इसके ऊपर दो एंजाइम काम करते हैं। अगर इस पे कॉक्स काम करे तो इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोएक्सेन A2, थ्रोम्बोएक्सेन A2। लेकिन अगर इस पे लॉक्स काम करे, लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम काम करे, तो इससे हमें क्या मिलते हैं, इससे हमें मिलते हैं ल्यूकोट्राइन्स। और आपको पता नहीं याद है या नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था कि एस्दमा में क्या बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, LTB1, LTB2, LTB3, इस तरह ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। अब आपके ल्यूकोट्राइन्स बन गए हैं, अब क्या होगा, अब आप एस्दमा को ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन आप कैसे ठीक करोगे? देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि भाईजान हम अलर्जन को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, या फिर हम एफसी रिसेप्टर अमेलिजुमाब दे सकते हैं, जिससे एफसी रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा और आपका बिल्कुल एस्दमा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उससे डीग्रेनुलेशन ही नहीं होगी। फिर हम और क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये जो डीग्रेनुलेशन है इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि मस्ट सेल हमारा डीग्रेनुलेट ही ना हो। वो डीग्रेनुलेट कैसे नहीं होगा, एक हमारे पास ड्रग है जो कि बहुत मशहूर है, इसका मैं ब्रांड नेम भी आगे जाके आपको बताता हूँ, क्रोमिलिन। ठीक है, क्रोमिलिन, क्रोमिलिन एक ड्रग है, ये क्या करती है, ये मस्ट सेल जो होते हैं, जो उनको डीग्रेनुलेट नहीं होने देती, उनको उनसे हिस्टामिन को रिलीज नहीं होने देती, उससे क्या होता है, हमें हमें एस्दमा नहीं होता, तो हम क्रोमिलिन को भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम और क्या क्या दे सकते हैं, हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टीरॉइड्स हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है, बीटा मैथासोन आता है, उसके अलावा आपके जितने भी स्टीरॉइड्स हैं वो आते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो आपका आगे वाला साइकिल ही नहीं चलेगी और आपको एस्दमा नहीं होगा। और हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अगर ये जो ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये क्या कराते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो लॉक्स एंजाइम है मैं इसको भी इनहिबिट कर सकता हूं बाय गिविंग अ ड्रग ज़िल्यूटिन। ठीक है, ज़िल्यूटिन, ज़िल्यूटिन, ज़िल्यूटिन एक ड्रग का नाम है जो कि क्या है, लॉक्स एंजाइम का इनहिबिटर है। तो अगर मैं ये ड्रग दूंगा तो लॉक्स भी नहीं बनेगा, ल्यूकोट्राइन नहीं बनेगा, तो मेरा एस्दमा का बंदा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। अब हम समझते हैं, अब जरा मुझे एक दफा बता दें यार, मैं आपको नहीं जज करता, प्लीज मुझे बता दें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, मैं उसको स्पीड को फिर उस तरह मैनेज कर सकूं। बताएं जल्दी। डॉक्टर काशी बता रहे हैं जी, डॉक्टर लाइबा आप भी बता दें, अली हसन, आतिफ आप भी बता दें। चलें ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। देखो, मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास ना जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होता है, फोस्फोलिपिड होता है। फोस्फोलिपिड में क्या होता है, फोस्फोलिपिड में क्या होता है, फोस्फोलिपिड पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 किसमें कन्वर्ट कर देता है, फोस्फोलिपिड को एराकिडोनिक एसिड में, और जो आपका एराकिडोनिक एसिड है वो आगे जाता है दो साइकिल्स में। कौन कौन सी साइकिल में, कॉक्स एंड लॉक्स। जो कॉक्स है उससे क्या बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोएक्सिन बनते हैं। बट जो आपका लॉक्स पाथवे है, इससे क्या बनते हैं, ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। और ल्यूकोट्राइन्स आगे मैं आपको बताता हूँ कि ल्यूकोट्राइन्स क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं। ये किस तरह कॉज कराते हैं ये हम देख लेते हैं। देखो, ये जो ल्यूकोट्राइन है ये क्या करता है, फर्ज करें ये जो ल्यूकोट्राइन है, आपकी लंग्स में ना ल्यूकोट्राइन का एक रिसेप्टर होता है कुछ इस तरह का, आपकी बुक ने बनाया, तो मैं भी उसको इस तरह कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ल्यूकोट्राइन का रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर का क्या नाम होता है, सिस्ट LT1 रिसेप्टर। ठीक है, सिस्ट LT1 रिसेप्टर। अब ल्यूकोट्राइन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ना इस रिसेप्टर के ऊपर आके काम करते हैं, ल्यूकोट्राइन के ऊपर, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के ऊपर। और क्या होता है, इंक्रीज म्यूकस हो जाता है, प्लाज्मा एक्सुडेट और इओसिनोफिल ज्यादा करते हैं। देखो, जब भी आपका, आपने याद रखना है, जब भी आपका ल्यूकोट्राइन जो रिसेप्टर है, जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये क्या करता है, एक तो म्यूकस की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। जब म्यूकस ज्यादा होता है तो क्या होता है, आपका प्लाज्मा एक्सुडेट भी ये ज्यादा कर देता है, मतलब ये उसकी वेजोडाइलेशन कराता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। और ये क्या कराता है, ईओसिनोफिल, ईओसिनोफिल को ज्यादा कर देता है। और ईओसिनोफिल क्या करते हैं, मस्ट सेल को ज्यादा कर देते हैं, मैं अभी समझाता हूँ आपको। अच्छा, ये जो ल्यूकोट्राइन है ना, ये सीधा आके अटैच होगा किसके ऊपर, ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर के ऊपर। अब जब ये आके अटैच होता है ना, तो अब ये जो ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर है, फर्ज करें मैं आपको समझाता हूँ,
ये आपका क्या है, ब्रोंकाई है, ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकाई है। अब जो आपके ब्रोंकाई हैं, या वो क्या हो सकते हैं, या वो डायलेट हो सकते हैं, मतलब कि ब्रोंको डायलेशन हो सकती है उनमें, ब्रोंको डायलेशन हो सकती है, या फिर उनमें क्या हो सकती है, ब्रोंको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ये डायग्राम ध्यान से समझ लेना, ये आपको बाद में समझ नहीं आनी, फिर आपने मुझे कहना कि इसने सही समझाया नहीं है। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको फोकस्ड होकर बैठो। देखो, जो ल्यूकोट्राइन होते हैं ये क्या करते हैं, ये आके आपके इस रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच होते हैं। जब ये अटैच होते हैं तो ये जो रिसेप्टर है ये ब्रोंकाई पे एक्ट करता है और क्या कॉज करा देता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करा देता है। तो जब भी ल्यूकोट्राइन बनेंगे क्या होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी और आपका एस्थमा होगा, हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, या तो हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट को जिल्यूटिन दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो लॉक्स एंजाइम है, जो आपका लॉक्स एंजाइम है वो काम ही नहीं करेगा, ल्यूकोट्राइन ही नहीं बनेंगे और आपको ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन ही होगा, एस्थमा ठीक हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर जिस जो ल्यूकोट्राइन्स हैं वो इस रिसेप्टर के ऊपर आके काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई ऐसी ड्रग देंगे जिससे ये वाला रिसेप्टर क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ये वाला रिसेप्टर क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। और इसको इनएक्टिवेट करने के लिए बहुत मशहूर दो ड्रग्स हैं, दे आर मोंटिकुलास्ट, इसका मैं ब्रांड नेम आपको बताता हूं आगे चल के, मोंटिकुलास्ट एंड जाफिरकुलास्ट, ठीक है, जाफिरकुलास्ट एंड मोंटिकुलास्ट, ये दोनों एंटीबॉडीज हैं और ये क्या करती हैं, ये आपके ल्यूकोट्राइन का जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं और आपका एस्थमा ठीक हो जाता है। उससे क्या होती है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती। पहली बात आपने ये याद रखनी है। उसके बाद और आपने जो बातें याद रखनी है वो क्या है, कि आपकी जो लंग्स होती है इसमें जो अडीनोसिन होता है, लंग्स में क्या होता है, एक अडीनोसिन होता है और क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। ये दोनों क्या करती हैं, आपने याद रखना है, जो अडीनोसिन और एसिटाइल कोलिन है ना, ये भी आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ही कॉज कराती हैं। ये क्या कॉज कराती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और अब चूंकि एस्थमा में हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ठीक करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी कोई ड्रग देंगे जो कि इस अडीनोसिन को ब्लॉक कर दे, और उसमें आती है थियोफाइलिन। और थियोफाइलिन आपको पता होना चाहिए, जो आप चाय पीते हो चाय में थियोफाइलिन होती है, चाय में क्या होती है, थियोफाइलिन होती है। थियोफाइलिन थियोफाइलिन क्या करती है, थियोफाइलिन ब्रोंको इसको अडीनोसिन को ब्लॉक कर देती है, जिससे आपकी थोड़ी बहुत ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ठीक हो जाती है। तो आपने देखा होगा दमे के मरीज में हम अक्सर चाय देते हैं, हम चाय क्यों देते हैं, चाय में होती है थियोफाइलिन, और थियोफाइलिन क्या करती है, अडीनोसिन को इनहिबिट कर देती है, अडीनोसिन को इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होता है, आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, और क्या आ जाता है, आपका पेशेंट ठीक हो जाता है। मैंने इधर डायलेशन लिखी हुई है, इसको कंस्ट्रिक्शन करने, मतलब ये जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं ये सारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराती हैं। उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, हम एसिटाइल कोलिन का इनहिबिटर दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी मुस्कुरिनिक, मुस्कुरिनिक कहते हैं एसिटाइल कोलिन वाले को, ठीक है। तो अगर हम ऐसी ड्रग दें जो कि एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर दे, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, हम अपने अस्थमा के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा और हम कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, इसके अलावा इस तरफ क्या हो रही है, डायलेशन हो रही है, ठीक है, मतलब जो ब्रोंकाई है, हम ये ड्रग्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि डायलेशन कॉज कराती हैं। तो अब इसमें से हम इसको आपने गौर से देखना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग इधर लिखा हुआ है, इसको आप सिंपल करके भी लिख लेना। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज होता है ना, जब भी आपके स्मूथ मसल में साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा ना, वो ब्रोंको डायलेशन कॉज कराएगा। जब भी साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा, क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन कॉज कराएगा। अब होता क्या है, आपका जो बीटा टू एगोनिस्ट है, बीटा टू आपका एक रिसेप्टर होता है, लंग्स में, उसको हम कहते हैं बीटा टू। और एगोनिस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी रिसेप्टर की एक्टिविटी को कोई चीज बढ़ा रही है तो उसको एगोनिस्ट कहते हैं, अगर वो चीज कम कर रही है तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। अब होता क्या है, हम कोई ऐसी ड्रग देंगे जिससे क्या होगा, बीटा एगोनिस्ट, जो बीटा रिसेप्टर है वो ज्यादा हो जाएगा। जो बीटा रिसेप्टर है ये लंग्स में क्या करता है, लंग्स में साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा देता है। जब साइक्लिक एएमपी बढ़ता है तो वेजो ब्रोंकोडायलेशन होती है और हमारा एस्थमा का पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जो आपका साइक्लिक एएमपी है इसका दुश्मन कौन है, इसका दुश्मन है पीडीई5, ठीक है, पीडीई5, फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। और अगर मैं कोई ऐसी ड्रग दूं जिससे ये वाला एंजाइम क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए, तो मेरा जो एस्थमा है वो भी ठीक हो जाएगा। क्यों 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 कैसे ठीक होगा, क्योंकि जब जब इस साइक्लिक एएमपी का दुश्मन ही नहीं रहेगा तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो जाएगा और ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी और मेरा मरीज ठीक हो जाएगा। तो मैं इसको क्या दे सकता हूँ, थियोफाइलिन, ठीक है, थियोफाइलिन दो काम करती है। एक तो ये फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर को इनहिबिट करती है, और क्या करती है, ये एडिनोसिन को भी इनहिबिट कर देती है। तो इस तरह ये क्या कॉज कराती है, ब्रोंकोडायलेशन। और अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, आपकी चाय में क्या होता है, आपकी चाय में होता है
थियोफाइलिन, और जब आप चाय पीते हो तो आपके दमे का मरीज थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। वो कैसे ठीक हो जाता है? क्योंकि उसमें होती है थियोफाइलिन, और थियोफाइलिन क्या करती है, एक तो आपके फोस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर को ठीक कर देती है, और क्या ठीक करती है ये, और क्या ठीक करती है ये, अडीनोसिन को इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो मरीज है वो थोड़ा बहुत अस्थमा का ठीक हो जाता है। अब इसके अलावा उसने एक और बातें लिखी हुई हैं जो कि उससे हैं, उसमें लिखी हुई हैं यार, क्या नाम है उसका, इम्यूनोलॉजी में। आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, जो आपके टी सेल होते हैं ना, जो आपके टी सेल होते हैं, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब मैंने एस्मा का आपको मैकेनिज्म पढ़ाया था। मैंने कहा था ये प्रथोमा पे लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको लिख लें। पता नहीं आपने अब तब लिखा है या नहीं, आप क्योंकि शहजादे बन रहे हो। तो खैर हम आगे चलते हैं। आपने याद रखना है, जो टी सेल होता है ना, ये दो किस्म का होता है। जो टी सेल होता है टू किस्म का होता है, टी हेल्पर वन, टी हेल्पर टू। ठीक है, टी हेल्पर वन, टी हेल्पर टू। जो इसमें ये मैं सिर्फ CD4 की बात कर रहा हूँ, CD4 पॉजिटिव। जो CD4 टी हेल्पर सेल होता है ना, ये टी हेल्पर वन, टी हेल्पर टू की तरह, इसमें टू टाइप्स होती हैं इसकी। जो टी हेल्पर टू होता है ना, जो टी हेल्पर टू होता है, ये क्या करता है, ये ना इंटरल्यूकिन 5 की प्रोडक्शन कराता है। इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 5 क्या है, एक मीडिएटर है। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, ये ना ईओसिनोफिल को ज्यादा कर देता है, ईओसिनोफिल को ज्यादा कर देता है, ईओसिनोफिल और मेस्ट सेल्स को ज्यादा कर देता है इंटरल्यूकिन 5। अब होता क्या है, अब होता क्या है, फर्ज करें, बल्कि हम ना ऐसा करते हैं, इसको फिलहाल अभी छोड़ दें। ये जो मैंने आपको पोर्शन बताया है, मैं आपको टॉपिक पहले खत्म करा लूं, फिर हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। एक दफा मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो हम इसको आराम से ही पढ़ते हैं ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, सबसे पहले हमारा अस्थमा स्टार्ट कहाँ से होता है? अस्थमा स्टार्ट कहाँ से होता है? अस्थमा कहाँ से स्टार्ट होता है कि एलर्जन आता है, एलर्जन बाहर से आता है, और क्या होता है जब एलर्जन बाहर से आता है, तो हमारे लंग्स में क्या होते हैं, मस्ट सेल्स होते हैं, उनके ऊपर आईजी एंटीबॉडी लगी होती है। वो मस्ट सेल्स क्या करता है, दो आईजी आईजी के ऊपर आके अटैच होता है, और मस्ट सेल की क्या करा देता है, डीग्रेनुलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हुआ है। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जिसमें आपकी आईजी इमीडिएटेड, इसको हम कहते हैं आईजी इमीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अच्छा, होता क्या है, जब एलर्जन आता है तो मस्ट सेल जो होता है वो डीग्रेनुलेट होता है, उसमें जो हिस्टामिन के पैकेट्स होते हैं वो बाहर टूट जाते हैं, हिस्टामिन आपका बाहर रिलीज हो जाता है। अब जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं। जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, वो दो चीजें करवा सकते हैं, या वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन काज करा सकते हैं, या वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करा सकते हैं। वो क्रॉनिक कैसे कराते हैं, वो जाते हैं सीधे जो आपके स्मूथ मसल है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसमें वो आपके आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। उसकी दो लिपिड की लेयर्स होती हैं, और वो किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। अब फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फोस्फोलाइपेज A2। ये फोस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, इस फॉस्फोलिपिड को तोड़ देता है, किस में, एराकिडोनिक एसिड में। ये जो फोस्फोलाइपेज A2 है, ये किसको, फॉस्फोलिपिड को तोड़ देता है एराकिडोनिक एसिड में। अब जो एराकिडोनिक एसिड है, ये दो साइकिल में जा सकता है, ये टू पाथवेज अख्तियार कर सकता है। क्यों टू कर सकता है? क्योंकि इसके पास होते हैं दो एंजाइम। एक एक होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज, जिसको हम कॉक्स कहते हैं, और एक होता है लिपो ऑक्सीजनेज। ये बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा ये साइकिल। अगर तो अगर ये कॉक्स पाथवे में जाता है तो ये क्या क्या पैदा करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोएक्सिन A2। लेकिन अगर ये कॉक्स लॉक्स पाथवे में जाता है तो ये क्या पैदा करेगा, ल्यूकोट्राइन। और हमारे मतलब कि क्या है, ल्यूकोट्राइन है। ल्यूकोट्राइन क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन जाते हैं कहाँ पे, और अपने रिसेप्टर पे आके अटैच हो जाते हैं। इसका रिसेप्टर का नाम है सिस्ट LT1। अब ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर क्या करता है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करा देता है। तो जब भी ल्यूकोट्राइन बनेगा, क्या होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, आपका दमे का मरीज रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम ठीक कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मरीज को कहेंगे कि भाईजान आपने ना एलर्जन से बचना है, आपने एक्सपोजर से बचना है। तो कहेगा ठीक है। उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं कि यार इसका जो आईजी है, आईजी ही इसकी मस्ट सेल पे अटैच ना हो, तो हम क्या दे सकते हैं, उमालीजुमाब दे सकते हैं। या फिर हम ये चाहते हैं कि यार इसके जो मस्ट सेल है ना, ये डीग्रेनुलेट ही ना हो, ये टूटे ही ना, तो हम क्या दे सकते हैं, हम उसके लिए क्रोमोलिन दे सकते हैं, जो कि क्या करता है, उसकी डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम और क्या दे सकते हैं, हम उसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं, जो कि क्या करता है, जो एंजाइम होता है फोस्फोलाइपेज A2, इसको इनहिबिट कर देता है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जो फोस्फोलाइपेज A2 ही नहीं रहेगा तो आगे वाला साइकिल ही नहीं चलेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास और क्या ऑप्शन है, आप इस जो ये जो ल्यूकोट्राइन का एंजाइम है, जिसने ल्यूकोट्राइन बनाने थे, हम उसको भी इनहिबिट कर सकते हैं बाय गिविंग जिलियोटिन, जिलियोटिन ड्रग। जब हम जिलियोटिन ड्रग देंगे तो क्या होगा, ल्यूकोट्राइन ही नहीं बनेगा। जब ल्यूकोट्राइन नहीं बनेगा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो एस्थमा भी नहीं होगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज होती हैं दो ड्रग्स, जिसका नाम है मोन्टिकुलास्ट एंड जफरिकुलास्ट, ये क्या है, दे आर एंटीबॉडीज, और ये क्या है, ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। जो ल्यूकोट्राइन का रिसेप्टर था उसको ब्लॉक कर देती है। जब वो ब्लॉक होता है तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपका एस्थमा ठीक हो जाता है। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं,
उसके अलावा आपका एक और होता है एडिनोसिन और एसिटाइलकोलिन। एडिनोसिन और एसिटाइलकोलिन क्या है, ये आपके ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं। तो जब हम इन दोनों को ही ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, जब एडिनोसिन एसिटाइलकोलिन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका मरीज ठीक हो जाएगा। या फिर हमें पता है कि जब हम स्मूथ मसल में साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ाते हैं, जब साइक्लिक एएमपी ज्यादा होता है तो ब्रोंको डायलेशन होती है। तो अब हमने साइक्लिक एएमपी के लेवल को ज्यादा करना है, तो हमें पता है कि साइक्लिक एएमपी के लेवल को कौन कौन ज्यादा कर सकता है, बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू क्या है, मतलब ये वो वाली ड्रग्स हैं जिसमें आते हैं सल्ब्यूटामोल आती है, अल्बिट्रोल आती है, ये मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो ये क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी ज्यादा करती हैं और आपकी ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराती हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो साइक्लिक एएमपी का दुश्मन है वो कौन है, वो है फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। ये एक एंजाइम है जो कि साइक्लिक एएमपी को तोड़ता है। तो जब हम इस दुश्मन को ही नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो जाएगा और ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सारी कहानी है। अगर आप इसको कहानी के तौर पे लेके चलोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, वरना आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, सीधी बात है। हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एक ड्रग बढ़ाता हूं, फिर आपको इसमें समझ भी आएगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं जो कि अस्थमा के मरीज को हम देते हैं, और उसमें फिर मैं आपको ना बताता हूँ कि हम इसको क्लिनिकली क्या यूज करते हैं और क्या ब्रांड नेम है इसका। सबसे पहले है जी इनहेल्ड बीटा टू एगोनिस्ट। इनहेल्ड इनहेल्ड बीटा टू एगोनिस्ट। आपको पता है कि जो दमे के मरीज होते हैं वो एक हुक्की इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो इनहेलर यूज करते हैं। सर एस्मा में सल्डीनाफिल दे सकते हैं, यस हम सल्डीनाफिल भी दे सकते हैं, लेकिन सल्डीनाफिल के तो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट है तो हम सल्डीनाफिल को नहीं देते। हम थियोफाइलिन देते हैं। थियोफाइलिन के भी बहुत ज्यादा है साइड इफेक्ट, लेकिन सल्डीनाफिल कॉमनली नहीं देते। हम आगे चलते हैं। देखो, जो बीटा टू एगोनिस्ट अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि भाईजान जो हमारे बीटा टू एगोनिस्ट हैं ये क्या करेंगे, बीटा टू एगोनिस्ट क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज साइक्लिक एएमपी लेवल। साइक्लिक एएमपी जब बढ़ेगा तो क्या होगी, ब्रोंको डायलेशन होगी और हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। ब्रोंको डायलेशन होगी और हमारा मरीज क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, और ये बहुत काम आएगा आपके ये वाला टॉपिक। देखो, अल्ब्यूट्रोल। आप सबके घर में छोटे छोटे बच्चे तो होंगे, आप सबके घर में बुजुर्ग तो होंगे, तो आपने उनको कभी नेबुलाइज किया होगा। ठीक है, नेबुलाइजर यूज कभी किया होगा हॉस्पिटल में, प्रैक्टिस में, या छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, उनको सांस ना आ रहा हो तो हम उसको नेबुलाइज करते हैं। आपने देखा होगा जब आप उसको नेबुलाइज करते हो तो आप ना एक लिक्विड डालते हो। जब आप उसको नेबुलाइज करते हो, वो मास्क लगाते हो, तो उसमें ना आप एक लिक्विड डालते हो। कभी आपने सोचा वो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड कुछ भी नहीं होता, वो लिक्विड होता है एल्बिट्रोल। एल्बिट्रोल बीटा टू एगोनिस्ट होता है। जब आप पेशेंट को नेबुलाइज करते हो तो हम उसको क्या देते हैं, एल्बिट्रोल। एल्बिट्रोल क्यों देते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है, इसका थोड़ा सा असर होता है। जब हम उसको नेबुलाइज करते हैं तो एल्बिट्रोल उसके लंग्स में जाता है और क्या होता है, उसको ब्रोंकोडायलेशन होती है और उसको सांस अच्छे से आता है। तो आपने याद रखना, जो नेबुलाइजर में हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एल्बिट्रोल यूज करते हैं। उसके अलावा मैं आपको हजार दफा एक ब्रांड नेम बता चुका हूँ, टैबलेट वेंटोलिन। आपने इसका नाम सुना होगा, वेंटोलिन। ये पाकिस्तान की बहुत मशहूर जमाना टैबलेट है, और ये आपको 2 mg और 4 mg, मतलब काफी छोटी सी टैबलेट होती है, 2 mg और 4 mg में मिल जाती है। ये क्या है, जो एस्मा का मरीज होता है अगर उसको सांस ना आ रहा हो तो हम उसको वेंटोलिन गोली देते हैं। वेंटोलिन में क्या होता है, सालमिट्रोल। ठीक है, सालमिट्रोल। सालमिट्रोल सालमिट्रोल किसमें होता है, वेंटोलिन की गोली में होता है। और जब किसी बंदे को एस्मा है, उसको आप ठीक करना चाहते हो, उसको सांस नहीं आ रहा, तो आप उसको क्या दोगे, वेंटोलिन दोगे। वेंटोलिन का आपको इंजेक्शन भी मिल जाएगा, वेंटोलिन का आपको सिरप भी मिल जाएगा, वेंटोलिन की आपको गोली भी मिल जाएगी। उसके अलावा एक और ड्रग है जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिका रोल। ठीक है, इंडिका टी रोल। ये आपकी बुक पे नहीं लिखो, इसको लिख लो, इंडिका टी रोल। और एक और ड्रग है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिटीरोल। ठीक है, फॉर्मिटीरोल। ये सारी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमनली यूज होती हैं पाकिस्तान की मार्केट में। अब आप कहते हैं कि यार हमें ये ड्रग याद नहीं हो सकती, मतलब इतनी मुश्किल से हम कैसे याद करेंगे। तो आपने मुझे नहीं याद करना, आपने एक बंदा है आसिफ। ठीक है, उसका क्या नाम है, आसिफ। आसिफ। ठीक है, आसिफ। आसिफ, ए से क्या याद रखना है, अल्बिट्रोल। एस से क्या याद रखना है, एस से क्या याद रखना है, सालमिट्रोल। आई से क्या याद रखना है, इंडिकाटीरोल। इंडिकाटीरोल। और एफ से क्या याद रखना है, फॉर्मिट्रोल। तो आपको ये बीटा टू एगोनिस्ट कभी भी नहीं भूलेंगी, कभी भी नहीं भूलेंगी। ठीक है, और इसमें आपने ये दो बातें याद रखनी है कि जो अल्बिट्रोल होता है, जब हम किसी बच्चे को नेबुलाइज करते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, अल्बिट्रोल डालते हैं। और सालमिट्रोल हम किसमें डालते हैं, जो वेंटोलिन की गोली होती है उसमें क्या होता है, सालमिट्रोल होता है। और बाकी जो दो ड्रग्स हैं, इंडिकाटीरोल एंड फॉर्मिटिरोल। और इसको आप याद कैसे करोगे, आप याद करोगे आसिफ के नाम से। ठीक है, आसिफ। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे आपने आगे जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है इनहेल्ड ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स। इनहेल्ड ग्लूको हाँ, इसको हम एस्थमा और सीओपीडी को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ। इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके।
मैंने आपको बताया कि भाईजान आप यहाँ तो बीटा 2 एगोनिस्ट दोगे जो कि क्या करेंगे, साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगी, ब्रोंकोडायलेशन होगी। लेकिन हम अभी अभी पढ़ चुके हैं कि हम क्या दे सकते हैं, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, आपके इस जो फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है और जो आपका ये जो कॉक्स पाथवे है, इन दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये दोनों इनहिबिट होते हैं तो क्या होता है, आपके ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनते और आपको एस्थमा नहीं होगा। तो आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे दे सकते हो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को याद रखने के लिए आपने क्या याद रखना है, बॉयफ्रेंड। ठीक है, बॉयफ्रेंड। जो आसिफ है वो एक क्या है, वो किसी का बॉयफ्रेंड है। ठीक है, वो किसी का क्या है, बॉयफ्रेंड है। जो आसिफ है वो किसी का क्या है, बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड से आपने कैसे याद रखना है, BF, बॉयफ्रेंड। मतलब आप आपकी मर्जी, आप बॉयफ्रेंड भी याद कर सकते हो और बेस्ट फ्रेंड भी याद कर सकते हो। तो बॉयफ्रेंड, और इसमें दो ड्रग्स आती हैं, इसमें आती है ब्यूडिनोसाइड, ब्यूडिनोसाइड, ब्यूडिनोसाइड एंड फ्लूटिकोसिनॉइड, फ्लूटी फ्लूटिकोसिनाइड। ठीक है, दो ड्रग्स आती हैं। इसको आप बेस्ट फ्रेंड से भी नाम याद कर सकते हो और बॉयफ्रेंड से भी नाम याद कर सकते हो कि आसिफ क्या है, बेस्ट फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद ये क्या करती हैं, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये क्या करती हैं, ये सारे साइटोकाइंस को इनहिबिट कर देती हैं। जितने भी हमारे पास मीडिएटर्स बन रहे थे उनको ये क्या कर देती है, उनकी सेंसेस को इनहिबिट कर देती हैं। क्यों, क्योंकि ये फास्फोलाइपेज A2 जो एंजाइम होता है उसको ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि ये क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं किसको, एनएफ एनएफ के बी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन को। ठीक है, तो प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो क्या होता है, ये एक ना रिसेप्टर होता है, ये एक ना सिग्नल होता है जिसने ट्रांसक्रिप्शन करानी होती है किसकी, एक मीडिएटर है जिसको हम कहते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। तो इसमें आपने याद नहीं इसको रखना, सिर्फ इसको पढ़ लेना है कि जब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हो ना, तो जितने भी आपके साइटोकाइंस बन रहे होते हैं उनकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। दूसरे नंबर पे क्या करता है, एक ना ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है जिसने ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा बनाना होता है, केमिकल मीडिएटर है ये भी। तो जब यही नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारा मरीज ठीक हो जाएगा, हमारे मेडिएटर्स ही नहीं बनेंगे तो आपका एस्थमा ठीक हो जाएगा। और आपने सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी बंदे को क्रोनिक एस्थमा है, बहुत लंबे अरसे से उसको क्या चल रहा है, एस्थमा चल रहा है, तो आप उसको सबसे पहले कौन सी ड्रग पे लगाओगे, आप सबसे पहले उसको लगाओगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे लगाओगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे लगाओगे, ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके अलावा आपने क्या याद रखना है कि भाईजान इसमें हम क्या करेंगे, यूज आ स्पेसर। ठीक है, इसमें हम स्पेसर यूज करेंगे, स्पेसर यूज करेंगे, या फिर आपने मरीज को कहना है कि भाईजान जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप ये ड्रग लोगे तो उसके बाद आपने अपने मुंह को लाजमी साफ करना है पानी से, रिंस माउथ करना है। ठीक है, जो आपका मुंह शरीफ है उसको आपने रिंस लाजमी करना है। अगर आप रिंस नहीं करोगे तो आपका जितना भी मुंह है वो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें कैंडियासिस हो जाएगी, कैंडियासिस, कैंडियासिस। तो चलो मैं आपका कॉन्सेप्ट चेक करता हूँ कि माशाल्लाह आप कितने इंटेलिजेंट हैं। जरा मुझे बताएं कि इसमें कैंडियासिस क्यों हो जाएगी। जी डॉक्टर काशिफ, सबको मैसेज शो करवाना ताकि सबको पता चले ना। जी डॉक्टर काशिफ या एनीवन, कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कैंडियासिस क्यों होगी। शाबाश, जल्दी बताएं, आप मुझे भी तो पता चले कि आप कितने कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं। चलें आगे चलते हैं, आप थोड़ा सोच लें। नो स्लाइवा, नो स्लाइवा नहीं, आई थिंक नहीं, सही आंसर नहीं बना। चलें आप सोचें फिर हम आगे चलते हैं, चलें गूगल कर दें, अगर आपको गूगल से पता चलता है तो गूगल कर दें। हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको एंड पे बताता हूँ इसका। उसके बाद है मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट। अच्छा, जब भी आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना है तो आपने मरीज को कहना है कि आपने अपने जो मुंह है उसको आपने लाजमी साफ करना है। उसके बाद आता है मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट। मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है, मस्कुरिनिक हम उन उन चीजों को कहते हैं जिसमें एसिटाइलकोलिन होता है। ये हम ना उसमें पढ़ेंगे, पैथोलॉजी उसमें फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। मस्कुरिनिक का मतलब फिलहाल आप याद कर लो, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, जिसमें एसिटाइलकोलिन आता है उसको हम मस्कुरिनिक कहते हैं। और एंटागोनिस्ट हम किसको कहते हैं, ऐसी ऐसी चीज, ऐसी ड्रग जो कि क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, जो कि क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। तो हम जब जब भी मस्कुरिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वो है मरीज वो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, कि मैं अभी अभी आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप गौर करें कि जो एसिटाइलकोलिन होता है, एसिटाइलकोलिन क्या कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। तो अगर मैं एसिटाइलकोलिन को क्या कर दूं, इनहिबिट कर दूं, तो मेरा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा और एस्मा का पेशेंट ठीक हो जाएगा। यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट, बिल्कुल आपने सही आंसर बताया है। चूंकि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हैं, अगर एक बंदा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेगा तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपकी इम्यूनिटी कम कर देते हैं। तो जब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ओरली लोगे तो क्या होगा, आपका जो मुंह है इसमें जितने भी आपके हाँ गूगल किया आपने, चलो खैर कोई बात नहीं है। देखो,
जब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्लाइवा होता है, स्लाइवा में अल्लाह ताला ने एक एंजाइम रखा है जिसको हम कहते हैं लाइजोजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइजोजाइम। ठीक है, लाइजोजाइम, लाइजोजाइम क्या करता है, आपके आपके एक इम्यूनिटी पैदा करता है, स्लाइवा आपकी इम्यूनिटी पैदा करता है। अब होता क्या है, जब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ओरली लेते हो ना, तो आपने लाजमी याद रखना होता है कि आपने मरीज को ये कहना होता है कि आपने ना पानी से लाजमी इसको साफ करना है। अगर आप पानी से इसको साफ नहीं ना करोगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके मुंह में रहेंगे, आपके स्लाइवा में जितने भी एंजाइम है वो खत्म हो जाएंगे, स्लाइवा की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो कैंडिडा है, ठीक है, जो कैंडिडा एक फंजाई है, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको क्या हो सकता है, आपको कैंडियासिस हो सकता है। ओरल थ्रश भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपका जो पूरा मुंह है ना वो व्हाइट हो जाता है, उसमें प्लाक्स, व्हाइट प्लाक्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लैकिया भी कहते हैं। खैर हम काफी दूर निकल चुके हैं छोटे से टॉपिक को लेके, तो खैर इसको वापस आते हैं। मस्कुरिनिक एगोनिस्ट, मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट, हम क्या करेंगे, हम ऐसे ड्रग यूज करेंगे जिससे क्या होगा, आपके मस्कुरिनिक रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। इसमें दो ड्रग्स आती हैं और इसको आपने याद रखना है। आजकल कौन सी दुनिया है, आजकल आईटी की दुनिया है, आईटी की दुनिया है, लेकिन आपको आईटी का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आईटी को आपने याद रखना है, इप्राट्रोपियम, ठीक है, इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम एंड थियोट्रोपियम, थियोट्रोपियम, ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग है, ये ना काफी शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग। ये क्या है, ये दोनों मस्करीनिक एंटागोनिस्ट हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, आपके जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं। जब वो ब्लॉक होता है तो क्या होता है, हमें ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती और क्या होता है, आपका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट में क्या होता है, ब्लॉक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, मतलब जो एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर होगा उसको ये क्या कर देंगी, ये ब्लॉक कर देंगी। और इसको हम यूज करते हैं किस में, सीओपीडी में, ठीक है, सीओपीडी में हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा आप आगे हम चलते हैं। और अभी मैं आपको बता के आया हूं कि भाईजान अगर हमारा मरीज ठीक ना हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसी ड्रग यूज करते हैं जिससे क्या होगा, या तो ये जो लॉक्स है, ये जो लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम है ये इनहिबिट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, ये जो ल्यूकोट्राइन का ये जो रिसेप्टर है ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो एंटी ल्यूकोट्राइंस, मतलब हम कोई ऐसी ड्रग भी यूज कर सकते हैं जिससे क्या होगा, आपके जो ल्यूकोट्राइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इनहिबिट हो जाएंगे। ल्यूकोट्राइंस हम कैसे कैसे इनहिबिट कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम दे सकते हैं मोन्टीकुलास्ट, ठीक है, मोन्टीकुलास्ट, और ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज होती है मोन्टीकुलास्ट, या फिर जाफिर कुलास्ट, जाफिर कुलास्ट, ठीक है, जाफिर कुलास्ट। अब मोन्टीकुलास्ट और जाफिर कुलास्ट के ब्रांड नेम भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में जो मोन्टीकुलास्ट है इसका जो ब्रांड नेम बहुत कॉमनली यूज होता है, दैट इज योर टैब, इसमें आता है टैब मोंटीगेट, ठीक है, मोंटीगेट, मोंटीगेट भी कहते हैं, मोंटीगेट भी कहते हैं, ठीक है, मोंटीगेट। या फिर इसके अलावा एक और ब्रांड है मिटिका, ठीक है, मिटिका, मिटिका, मिट्टी का। और ये कितना होता है, ये 4 में भी होता है, 5 mg में भी होता है और 10 mg में भी होता है, ठीक है। ये इसके ब्रांड नेम है मोन्टीगेट के, और ये आप दमे के मरीज को दे सकते हो, बहुत अच्छी दवाई है ये, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, ठीक है, मोन्टीकुलास्ट। उसके अलावा जफिर कुलास्ट, जफिर कुलास्ट का ब्रांड नेम मुझे कोई नहीं आता, खैर इसको छोड़ें। जफिर कुलास्ट को, मोन्टीकुलास्ट को आपने याद रख लेना है, मोन्टीगेट, मोन्टीगेट एंड मोन्टीगेट और मिट्टी का, ठीक है, मोन्टीगेट और मिट्टी का। लेकिन इसमें आपने एक चीज का लाजमी ध्यान रखना है, आपने इसके स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, मोन्टी लिखना है, ठीक है, मोन्टी ही लिखना है। अगर आप लिखोगे ना मोक्सी, देखो फर्ज करो अगर आप गलती से लिख देते हो टैब मोक्सीगेट, ठीक है, मोक्सीगेट, तो ये मोक्सीसिलीन होती है, ये एंटीबायोटिक है, मोक्सीगेट ये ब्रांड नेम है एंटीबायोटिक, मोक्सीसिलीन, मोक्सीसिलीन की। तो इसलिए आपने इसकी स्पेलिंग लाजमी ठीक लिखने हैं मोन्टीगेट के, ठीक है, मोन्टीगेट लाजमी इसको ठीक लिखना है। या फिर आप ये भी टैबलेट यूज कर सकते हो मिट्टी का, जो कि क्या है, मोन्टीकुलास्ट ही है। लेकिन अगर आप मोक्सीगेट लिखोगे तो वो क्या है, वो एक मोक्सीसिलीन, मोक्सीसिलीन है, और वो एंटीबायोटिक आपको दे देगा स्टोर वाला। तो इसलिए आपने इसको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब आपको पता है कि भाईजान जो एंटी ल्यूकोट्राइंस हैं ये क्या करती हैं, ये आपका जो रिसेप्टर होता है सिस्ट LT1, ठीक है, जो ल्यूकोट्राइन का रिसेप्टर है उसको इनहिबिट कर देती हैं, आपका मरीज बिल्कुल घोड़े की तरह ठीक हो जाता है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, और आगे उसने बताया हुआ है, उसके बताया हुआ है कि जिल्यूटिन, ठीक है, उसने बताया है जिल्यूटिन। और जिल्यूटिन हम कहाँ क्या करता है, जिल्यूटिन क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपके उसको लॉक्स लॉक्स को इनहिबिट कर देता है। जो जिल्यूटिन है ये क्या करता है, सॉरी, जो जिल्यूटिन है इसको हम देख ले, हाँ, जो जिल्यूटिन है ये क्या करता है, ये आपके लॉक्स जो एंजाइम होता है इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो जो जिल्यूटिन होता है, जब लॉक्स इनहिबिट होगा तो क्या होगा, आपका ल्यूकोट्राइन ही नहीं बनेंगे। जब ल्यूकोट्राइन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, आपको एस्मा ही नहीं होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा जिल्यूटिन भी हो गया। उसके अलावा आती है, अगर मैं क्या करूं कि मैं कोई ऐसी एंटीबॉडी दूं जिससे क्या होगा, IgE, मतलब एंटी एंटी आईजीई, कि अगर मैं कोई ऐसी बाहर से एंटीबॉडी दे दूं जिससे क्या हो कि मेरी आईजीई अटैच ही ना हो FC रिसेप्टर के ऊपर, तो उसमें मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं कि कौन सी ड्रग आती है, ओमेलीजुमाब, ठीक है, ओमेलीजुमाब, ठीक है, ओमेलीजुमाब।
ओमेलिजुमाब क्या करती है, ओमेलिजुमाब जो आपकी आईजी एंटीबॉडी होती है, इसको क्या कर देती है, इसको इनहिबिट कर देती है। अब होता क्या है, जब ये ओमेलिजुमाब हम देते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका जो आपकी अनबाउंड सीरम, अनबाउंड आईजी होती है ना, अनबाउंड आईजी होती है आपके सीरम में, उसके साथ ये ओमेलिजुमाब बाउंड कर जाती है। और क्या करती है, जो आपके एफसी रिसेप्टर होते हैं उनको भी इनहिबिट कर देती है। तो क्या होगा, आपकी आईजी जब मस्ट सेल पे अटैच नहीं होगी तो आपको एस्मा ही नहीं होगा। तो इस तरह हम ओमेलिजुमाब भी दे सकते हैं एस्मा के मरीज को। और इसको हम कब देते हैं, देखो, इसको हम मेजरली जो ओमेलिजुमाब है हम यूज करते हैं यूज इन एलर्जिक एस्मा, एलर्जिक मतलब कि अगर हमें एलर्जी की वजह से एस्मा हो रहा है तो उसमें हम ओमेलिजुमाब देते हैं। क्यों? क्योंकि ओमेलिजुमाब डायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रही है, ये इफेक्ट कम कर रही है आईजीई को। और आपको पता है एलर्जी में आईजी ही ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से हमें एस्मा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ओमेलिजुमाब देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका एस्मा ठीक हो जाता है। और इसके अलावा आगे हम चलते हैं, और आगे है आपकी ड्रग जो कि इतनी कॉमनली यूज नहीं होती उसके, क्योंकि साइड इफेक्ट काफी ज्यादा हैं, जिसको हम कहते हैं मिथाइल जेंथीन। ठीक है, मिथाइल जेंथीन, मिथाइल जेंथीन एक क्लास का नाम है। और इसकी ड्रग है थियोफाइलिन, अभी अभी हम पढ़ चुके हैं थियोफाइलिन। और थियोफाइलिन किस में होती है, थियोफाइलिन किस में होती है, थियोफाइलिन होती है जी आपकी, अल्लाह भला करे, थियोफाइलिन किसमें होती है, चाय में होती है, टी में, चाय और कॉफी में थियोफाइलिन होती है। तो आपने याद रखना है थियोफाइलिन क्या करती है, थियोफाइलिन दो काम करती है। एक तो ये क्या करती है, फोस्फोडाइएस्ट्रेज जो इनहिबिटर है उसको इनहिबिट कर देती है, जो फोस्फोडाइएस्ट्रेज 5 एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होता है कि आपका साइक्लिक एमपी ज्यादा हो जाता है। जब साइक्लिक एमपी ज्यादा होता है तो आपको क्या रहती है, ब्रोंकोडायलेशन रहती है, और आपका दमे का मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। या फिर जो आपकी थियोफाइलिन है ये क्या करती है, ये क्या करती है, दूसरा काम ये क्या करती है, जो अडीनोसिन होता है, अडीनोसिन, अडीनोसिन को भी ये इनहिबिट कर देती है। तो अडीनोसिन नॉर्मली क्या करता था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता था। जब हम अडीनोसिन को नहीं रहने देंगे तो क्या होगा, आपकी ब्रोंको डायलेशन होगी और आपका दमे का मरीज क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो थियोफाइलिन आपने याद रखना है किसमें होती है, चाय में होती है और कॉफी में होती है। इसलिए दमे के मरीजों के लिए चाय और कॉफी अच्छी होती है, उनसे उनका सांस सही आना शुरू हो जाता है। और अगर आपको चाय और कॉफी नहीं मिलती, अगर आप थियोफाइलिन पेशेंट को देना चाहते हैं, तो जो पाकिस्तान में इसका मशहूर ब्रांड है वो मैं आपको बता देता हूँ। थियोफाइलिन का जो मशहूर ब्रांड है डेट इज योर थियोग्रेड। ठीक है, टैब, टैब थियोग्रेड, ये सस्ती सी गोली है थियोग्रेड, ये आप दमे के मरीज को दे सकते हो, लेकिन इसके ना साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते इतना ज्यादा। तो थियोग्रेड भी आप दे सकते हो थियोफाइलिन को ठीक करने, उसको ठीक करने, लेकिन इसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होते हैं, तो इसको हम यूज नहीं करते। क्यों, इसका ना थेराप्यूटिक इंडेक्स भी कम होता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में कि ये क्या होता है, थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक इंडेक्स भी इसका क्या होता है, कम होता है। और एक अहम बात इसमें आपने जो याद रखनी है, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P50। और ये मैं आपको सीवीएस में पढ़ा चुका हूँ, बार बार पढ़ा चुका हूँ कि जो आपका 450 साइटोक्रोम एंजाइम है इसका क्या फंक्शन होता है, और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इसको क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। और जरा मुझे बताएं जी डॉक्टर काशिफ, आपका क्या कहना है कि कौन सा ऐसा फ्रूट है कि जो साइटोक्रोम 450 को इनहिबिट करता है, जल्दी बताएं। शाबाश। हम आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका रेफ्लोमिसेस्ट। चलिए मैं काशिफ आपका इंतजार करता हूँ, भला आपको याद आता है या नहीं। हाँ, डॉक्टर अली ने हमें बताया है ग्रेप, ग्रेप जूस। देखो, आपने याद रखना है जो आपका ग्रेप फ्रूट होता है ना, ग्रेप फ्रूट क्या करता है, इस एंजाइम को ना इनहिबिट कर देता है। तो अगर आप पेशेंट को क्या दे रहे हैं, अगर आप पेशेंट को थियोफाइलिन दे रहे हैं तो आप उसको कहेंगे कि आपने ग्रेप फ्रूट नहीं खाना। अगर वो ग्रेप फ्रूट खाएगा तो क्या होगा, ग्रेप फ्रूट ने क्या किया, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि उसकी बॉडी में थियोफाइलिन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थियोफाइलिन को तोड़ने वाली क्या चीज थी, साइटोक्रोम P450 थी। तो जब ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो थियोफाइलिन ज्यादा हो जाएगा और उसके साइड इफेक्ट हमें आएंगे। ठीक है, इस तरह आपने इसको देखना है। मैंने आपको पूरा एक निमोनिक भी लिखवाया था कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इनहिबिट करती हैं किसको, आपके साइटोक्रोम P450 को। अच्छा, हम आगे चलते हैं, और आगे आपकी ड्रग है रिफ्लोमेलिसेट। ठीक है, रेफ्लोमेलिसेट, ये मुश्किल सा नाम है, इसको आपने बुक से देख लेना कि क्या नाम है। ये क्या करता है, इट इज आल्सो इनहिबिटर ऑफ पीडीई, जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर है, लेकिन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4।
ठीक है, जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज 4 है उसका ये इनहिबिटर है। जब हम फॉस्फोडाइस्ट्रेज ये जो एंजाइम है जो कि साइक्लिक एएमपी को कम करता है, जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, आपके जो स्मूथ मसल है उसमें साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगी। ठीक है, क्या होगी, ब्रोंकोडाइलेशन होगी, और आपका जो दमे का मरीज है वो ठीक हो जाएगा। देखो इतने ज्यादा ट्रीटमेंट है दमे के। उसके बाद हम उसने लिखा हुआ है कि इसको हम यूज करते हैं सीओपीडी में। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं सीओपीडी में। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोलिन, ये क्रोमोलिन ड्रग है, ये इसके ना साइड इफेक्ट काफी होते हैं, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्रोमोलिन, क्रोमोलिन क्या करती है, क्रोमोलिन क्या करती है, ये ना आपके जो मस्ट सेल होते हैं जिसने हिस्टामिन को रिलीज करना था उसकी डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करती है। उसकी डीग्रेनुलेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। जब क्रोमोलिन देंगे तो क्या होगा, डीग्रेनुलेशन नहीं होगी। जब डीग्रेनुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। जब हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो आपका मरीज को दमा नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा हम और क्या दे सकते हैं, आखिरी है बस, फिर इसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। और वो क्या है, IL-5 इंटरल्यूकिन 5 मोनोक्लोनल। ठीक है, मोनोक्लोनल थेरेपी। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी एंटीबॉडीज देंगे जो कि क्या करेगी, जो कि इंटरल्यूकिन 5 को इनहिबिट करेगी, जो कि क्या करेगी, इंटरल्यूकिन 5 को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूं कि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि आपका जो टी हेल्पर 2 सेल होता है, टी हेल्पर 2 सेल ने क्या पैदा करना होता है, इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन 5। अब हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी एंटीबॉडी देंगे जिससे क्या होगा, आपका इंटरल्यूकिन 5 ही इनिबिट हो जाएगा। जब इंटरल्यूकिन 5 इनिबिट होगा तो क्या होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब इंटरल्यूकिन 5 ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपके मस्ट सेल नहीं बनेंगे, आपका एस्मा नहीं होगा। जब आपको एस्मा नहीं होगा तो आपका मरीज बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये क्या करता है, एक तो ये ईओसिनोफिल की मैच्योरेशन, मतलब ईओसिनोफिल को नहीं बनने देता, उसकी डिफरेंशिएशन नहीं होने देता, उसकी मैच्योरेशन नहीं होने देता। और आपको पता है कि जो ईओसिनोफिल है ये क्या करते हैं, जो इंटरल्यूकिन 5 है ये क्या करते हैं, ईओसिनोफिल को बढ़ाते हैं। ईओसिनोफिल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब हम IL-5 को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, ईओसिनोफिल आपका क्या हो जाएगा, ईओसिनोफिल आपको ब्लॉक हो जाएगा। ईओसिनोफिल बनेगा नहीं तो आपको दमा भी नहीं होगा। तो उसने ये लिखा हुआ है कि सर्वाइवल मीडिएटेड बाय इंटरल्यूकिन 5। ये आपकी बुक की लाइन, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि क्या सर्वाइकल मीडिएटेड है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके ईओसिनोफिल हैं, जो इनका सर्वाइवल होता है ना, ये जिंदा किस वजह से होता है, ये जिंदा होते हैं इंटरल्यूकिन 5 की वजह से। अगर इंटरल्यूकिन 5 है तो ईओसिनोफिल है, वरना नहीं है। तो हम इसमें इसमें हम ड्रग्स कौन कौन से यूज करते हैं, मी पोलीजुमाब। ठीक है, मी पोलीजुमाब ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि क्या करती है, इंटरल्यूकिन 5 को इनहिबिट कर देती है। उसके अलावा है रेस्लीजुमाब। ठीक है, रेस्लीजुमाब। ठीक है, रेस्लीजुमाब है। और इसके अलावा है बेन बेन रैली बेन रैलीजुमाब क्या करती है, बेन रैलीजुमाब क्या करती है, जो इंटरल्यूकिन 5 होता है इसके रिसेप्टर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जब ये ब्लॉक होता है तो आपका मरीज बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटरल्यूकिन 5 काम ही नहीं कर रहा। तो इस तरह आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने नया सिस्टम, एक और सिस्टम खत्म कर लिया, और आपके तकरीबन 4 सिस्टम खत्म हो चुके हैं। और देखो, वक्त उनका भी गुजर गया है, जो जिन्होंने आज छुट्टी किया या जिन्होंने पहले छुट्टियां की हैं, उनका भी टाइम गुजर गया, और टाइम आपका भी गुजर गया। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जिन्होंने कहा ना कि यार हम क्यों टाइम वेस्ट करें क्लासेस में जाके, बोर हैं क्लासेस, ये है और वो है, तो आप उनसे पूछ के देखना, उनको रिग्रेट होगा। हाँ, आपको हमेशा पछतावा ही पीछे रह जाता है। जब आप वक्त वक्त हर किसी के लिए गुजर जाता है, टाइम वेट्स फॉर नन। टाइम हर बंदे के लिए गुजर जाता है, टाइम आपके लिए भी गुजर गया, उनके लिए भी गुजर गया। लेकिन आपने उस टाइम को अच्छे से कंज्यूम कर लिया है। अब मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस सिस्टम के बाहर, अगर आपने मेरी सारी बातें सुनी है और इसको याद किया है, इस सिस्टम के बाहर कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।